in the given figure n minus x is equal to 4 degree, then values of x and n are ऑप्शन ए है 103 डिग्री, ऑप्शन बी है 54 डिग्री, ऑप्शन सी है 104 डिग्री और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। फिगर ये दे रखी है हमको, ये है n डिग्री, ये है x डिग्री और ये दे रखा है 150 डिग्री। ठीक है। अब देखिएगा जब भी कभी हमारे पास ऐसा होता है ना जब भी कभी हमें एक सिंगल पॉइंट दे रखा होता है और इस सिंगल पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं उन सब का सम जो है वो 360 डिग्री आता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि n डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 150 डिग्री, या n और x ही लिख लो, बस बार बार डिग्री लगाने का क्या, n प्लस एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में लिख देना सम ऑफ ऑल एंगल्स सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा n प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो n प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 150 क्या हो जाएगा, कितना, 210 डिग्री। 210 डिग्री इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। हाँ, उसके बाद है n माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 डिग्री, गिवन n माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 डिग्री। तो n कितना हो गया, इस माइनस एक्स को उधर ले जाओ तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 डिग्री। n इज इक्वल टू x प्लस 4 डिग्री। Substitute this value in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को डालो तो n की वैल्यू है x प्लस 4, x प्लस 4 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 210। अब x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 210 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 210 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 206 डिग्री। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया 103। x इज इक्वल टू 103 डिग्री। ये जो n की वैल्यू आई x प्लस 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो n इज इक्वल टू
x प्लस 4 डिग्री है, तो x की वैल्यू 103 आ चुकी है। 103 प्लस 4 मतलब n की वैल्यू हो गई 107 डिग्रीज। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने ये बोला देन वैल्यूज ऑफ एन एक्स एंड एन आर। अच्छा, तो इसका मतलब ये गलत इन्होंने दे रखा है। वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एन आर वो ये पूछ रहे हैं, तो दो वैल्यूज तो दे नहीं रखी, एक एक वैल्यू दे रखी है। तो एन तो आया है 107, एक्स आया है 103, 107 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब यही वाला ठीक है बस, 103 डिग्री। ठीक है, मतलब वो एन इन्होंने गलती से लिख दिया, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एन ना लिखकर वैल्यू ऑफ एक्स होगा। उसके अलावा जो तुमने मेरे को 4 शीट्स भेजी हैं, 5, 18, 19, 21 और 30, ये 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए जी ये भी देखते हैं। ये आपके स्कूल वालों ने सैंपल पेपर बनाकर दिया। हाँ, अच्छा, देखिए बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रेसिडियम राजनगर एक्सटेंशन वालों का जो सैंपल पेपर है ना, वो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, तो इसमें ना ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 2√6, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 3√3 और ऑप्शन डी है 4√6। जैसे टू रूट थ्री है और ये √3 है, तो इस √3 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1√3। वन तो किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करा जा सकता है, तो 1√3 बोल दिया। तो इट इज जस्ट लाइक 2x प्लस 1x। 2x प्लस 1x क्या होता है? 3x। तो ये क्या हो जाएगा? 3√3। इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें डाउटफुल एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 नोट करें। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल the length of each side of an equilateral triangle having an area of having an area of 9√3 centimeter square, 9√3 centimeter square is, ऑप्शन ए है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। The length of each side of an equilateral triangle having an area of 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। यहां हम
ए बी सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने इसको भी ए बोल दिया, इसको भी ए बोल दिया और इसको भी ए बोल दिया। अब वो पूछ रहे हैं द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड के स्क्वायर को मैंने ए मान लिया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है 9√3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस तरफ कर रहा हूं इसको आगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 4 यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √3 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9√3 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन, ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। √3 से √3 कट गया, 9 4 जा 36। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला डाउट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखें अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग a traffic signal board indicating school ahead a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A is an equilateral triangle with side small a, then area of the traffic signal is area of the traffic signal is ऑप्शन ए है √3/2 a, ऑप्शन बी है √3/4 a स्क्वायर, ऑप्शन सी है √3/2 a स्क्वायर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इन्होंने बोला कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड मतलब क्या है कि जैसे स्कूल आने वाला होता है ना, तो स्कूल से पहले एक ना मतलब अलग अलग जगह पर सिग्नल लगे हुए होते हैं। सिग्नल मतलब बताने के लिए कि आगे स्कूल है, उस पर लिखा रहता है स्कूल अहेड गो स्लो, कि अपना व्हीकल थोड़ा स्लो कर लीजिए, आगे छोटे बच्चे हो सकते हैं। ठीक, तो वो उन्होंने बता दिया कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला इसका √3/4 a स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 देखते हैं।
21 में है द वैल्यू ऑफ √5 माइनस 2 the value of √5 minus 2 multiply by √5 multiply by √5 plus 2 multiply by √5 plus 2. The value of √5 minus 2 multiply by √5 plus 2 is, तो इसमें देखिएगा इज ऑप्शन दे रखे हैं 3, 23, सी है 1, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब आप ये देखो, ये हो गया √5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई √5 प्लस 2। तो ये कैसा हो गया, कैसा दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर तो हो गया 5 भाई, अंडर रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो अंडर रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो √5 का स्क्वायर तो हो गया 5 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन द एडजॉइनिंग फिगर y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रखा है 36 डिग्री, 54 डिग्री, ऑप्शन सी है 63 डिग्री, और डी है 72 डिग्री। फिगर बनाएंगे सबसे पहले। एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है ए बी, ये पॉइंट है सी, ये है डी। सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये है ई, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोला ओ। ये 90 डिग्री है, इधर ये वैल्यू दे रखी है एंगल की एक्स, ये दे रखा है वाई, ये पूरा दे रखा है 3x, और ये दे रखा है 72 डिग्री। तो यहाँ ना देखिए एक चीज साफ समझ में आती है कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन।
और इस स्ट्रेट लाइन में मैं ये कहूंगा कि ये वाला जो नीचे है, नीचे 3x और 72, ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 180 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 108। ठीक है, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, 1 8 18, 3 6 जा 18। समझ गए भाई, 3 को नीचे ले जाते या 3 से ऐसे ही 108 को काट दो, तो x इज इक्वल टू आ गया 36 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें कि हम्म, नहीं, क्योंकि ए बी ही स्ट्रेट लाइन दे रखी है, बाकी ये सी ई स्ट्रेट लाइन नहीं है। सी ई स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन होती तभी तो मैं कहता कि ये वाला एंगल x और 72 ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ, अब इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जब ये एक स्ट्रेट लाइन है ही, तो ये x प्लस 90 तो एक एंगल हो गया, एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ डी मतलब ये पूरा एंगल प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर। भाई इतना सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. बाकी बच्चे Yes, भी? sir. देवांश, Yes, विहान, sir. ये रहे विहान, याशिका, विधि, सिमर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जानवी क्लियर है? ठीक है जी। अब देखिएगा ये जो एंगल एओडी है, इस एओडी को पूरे को क्या बोलेंगे? x प्लस 90। ठीक है, तो एओडी की जगह आ गया x प्लस 90 डिग्री। और डीओबी, डीओबी कितना है? y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना निकाला था? 36 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। 36 प्लस 90 कितना हो गया? 126 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 माइनस 126, 54 डिग्री। ऑप्शन बी, 54 डिग्री। ठीक है, खत्म। हाँ सिमर बताओ, तुम्हारे क्या डाउट्स हैं? तुमने पूरा वो भेज रखा है मेरे को सैंपल पेपर, इसमें कौन सा क्वेश्चन? सर हो गया क्लियर। अच्छा, इन्हीं में से थे क्या डाउट्स? सर फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो आपने कराया था। अच्छा अच्छा, चलिए जी ठीक है। तो तुमने भी ये सैंपल पेपर का ही भेजा था मेरे को 29th। सबमिट करना है क्या कल? अच्छा मंडे को है, इसमें से आ सकता है। ओके। सर हाँ जी बताइए। सर एक और डाउट था, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बताता हूँ अभी।
अच्छा ये जो तुम्हारे टीचर है ना, इनको टाइप करना नहीं आता, इनको मेरा नंबर दे देना। इनको एंगल का सिंबल कैसे इंसर्ट करा जाता है वो नहीं आता। मैं बता दूंगा इक्वेशन कैसे टाइप करी जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत टीचर्स को नहीं पता। उनको पढ़ाना तो आता है, ये इस पर काम करना नहीं आता है एमएस वर्ड पर। तो मैं बता दूंगा, क्योंकि इन्होंने पूरे में ना लेस देन का सिंबल लगा रखा है एंगल की जगह। एंगल का सिंबल अलग होता है। क्वेश्चन 33 में भी वही है, क्वेश्चन 34 में भी। मैं तो वो देख कर ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। अब आ गया समझ में। चलिए जी, मैं इधर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ पी क्यू इज इक्वल टू डीई, if PQ is equal to DE, कॉमा एंगल R इज इक्वल टू एंगल F। ये इन्होंने ना ऐसे लिख रखा है, लेस देन R इज इक्वल टू लेस देन F। तो ये एंगल का सिंबल गलत लगा रखा है, इससे बच्चों को भी कंफ्यूजन होगा। एंगल R इज इक्वल टू एंगल F, कॉमा एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल DEF। एंगल PQR is equal to angle DEF. Then the congruency rule is, then the congruency rule is, और जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। इनको ये बताना चाहिए था कि आप कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल एक PQR होगा और एक DEF होगा। वो मैं इस लास्ट वाले एंगल से अंदाजा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पर हम समझ गए कि क्या करना है इसमें। लेकिन स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं, तो पूरा लिख कर देना पड़ता है। तो सी पार्ट है ASA और डी पार्ट है AAS। देखो, इसमें ऐसा है कि अब हमने अंदाजा लगाया, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ट्रायंगल में यही मेंशन करेंगे ना कि इन ट्रायंगल दिस एंड इन ट्रायंगल दिस। तो इस क्वेश्चन को देखकर अब हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद यहाँ पर दो ट्रायंगल रहे होंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल DEF। तो मैं PQR बना रहा हूं पहले। PQR, DEF। यहां इन्होंने दिया है बेटा PQ इज इक्वल टू DE, ठीक है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल F। एंगल R इज इक्वल टू एंगल F, और एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल DEF। एंगल DEF, तो ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, एंगल एंगल साइड। अगर साइड बीच में होती तो क्या हो जाता, एंगल साइड एंगल, ठीक है। लेकिन एंगल साइड कोने में है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। और बताइए, और किसी क्वेश्चन में दूं? बताओ बताओ, कुछ है तो अगर। लो ये रहा पूरा सिंपल, टिल्ट कर लेना। बताइए बेटा, अभी तक के सारे क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है। विहान, Yes, sir. ओके। कौन सा? कोई नहीं, आप बताओ, कुछ है? नहीं,
एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है जानते हो? एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है? सर हाँ जी बोलिए। सर एक बार समझा दीजिए एब्सिस और ऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं ना, मान लो यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 2,3। मान लीजिए 2,3 दे रखा है, तो इसमें ये जो 2 वाला है ना, ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है, इसको तो बोल देते हैं एब्सिसा। और ये जो 3 है, ये वाई वाला कोऑर्डिनेट है, इसको बोल देते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ये होते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ जरा इसमें, क्योंकि अभी इतना तो टाइम है नहीं कि मैं अब साइंस का चैप्टर स्टार्ट करूँ, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि और कहीं पर कुछ है क्या। अच्छा, सभी बच्चों को ना एक चीज और बता रहा हूँ मैं, कि आप लोग ये ध्यान रखना, और ये हमने 10th में, 11th में, 12th में भी ये चीज देखी है। मार्केट में 3 या 4 टाइप की, 10th और 12th की 3 या 4 पब्लिशर्स की एमसीक्यूज के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बस 3 या 4 ही हैं। अच्छा, तो उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो मास्टरमाइंड में अवेलेबल है। मास्टरमाइंड आता है, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक। तो 10th वाले भी और 12th वाले भी बच्चे जिनके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं स्कूल में, वो बता रहे हैं कि सब उसी में से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो टीचर्स के पास भी उतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर बनाएं सारे के सारे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को टाइप करने में भी टाइम लगता है। फिर एमसीक्यू अगर टीचर खुद बनाएंगे क्वेश्चन, तो उनका सॉल्यूशन भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है, इन क्वेश्चन बैंक्स में वो सारा कुछ दे रखा है। आंसर्स भी हैं उसके, सॉल्यूशन भी है, और क्वेश्चंस भी हैं। तो दे जस्ट नीड टू टाइप द क्वेश्चंस, उनको सिर्फ टाइप करके प्रिंट आउट निकाल कर दे देना। ठीक है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप खुद देख लीजिए कि अगर कोई भी आपको नया असाइनमेंट मिलता है, तो आप लोग क्या ढूंढेंगे? उसमें आसान रास्ते ढूंढने शुरू करोगे। ऐसा ही होता है, हम आसान रास्ते ढूंढते हैं, हमें कहीं जाना भी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें कहीं जाना भी है, शॉर्टकट ढूंढते हैं ना हम, कि जल्दी से आसानी से पहुंच जाएंगे। तो जिस तरह से आप लोगों के ऊपर प्रेशर है कि अभी तक 8th क्लास तक तो आपने पढ़ा सब्जेक्टिव मटेरियल, अब आपको एकदम से बोल दिया जाता है कि आपका जो मोड ऑफ एजुकेशन है दैट विल बी ऑब्जेक्टिव, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वही आपको फॉलो करना है। तो आप लोग भी तरीके ढूंढ रहे हैं। आप सब लोगों के लिए सब कुछ नया है, तो टीचर्स के लिए भी तो नया है। उन टीचर्स ने कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाए, मैंने कौन से पढ़ाए एमसीक्यू क्वेश्चंस, है ना? तो आप ये देखिए कि हम सभी लोग फर्स्ट टाइम बैटिंग कर रहे हैं, कोई पुराने खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कंसेप्ट टीचर्स को क्लियर है, स्टूडेंट्स को कंसेप्ट वो सीख भी रहे हैं, और उनको एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आप ये देखेंगे कि आपके साथ में क्या बेनिफिट है। जैसे आप 9th क्लास में और जो 11th में, 9th और 11th का सिर्फ अरिहंत का क्वेश्चन बैंक आया है, और किसी पब्लिशर का आया ही नहीं है 9th और 11th का। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि 9th और 11th के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो क्वेश्चन बैंक, क्योंकि वो दे आर बिजनेसमैन, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन बैंक कौन से बनाएंगे? जिसको ज्यादा क्वांटिटी में जो बिके। ठीक है। तो इसलिए ज्यादा पब्लिशर्स ने तो वो बनाए ही नहीं। अब अरिहंत क्योंकि पुराना खिलाड़ी है, बड़ा पब्लिशर है, तो अरिहंत ने 9th के और 11th के निकाल दिए। हर एक स्कूल के पेपर अरिहंत में से ही बन रहे हैं, हर एक स्कूल के बन रहे हैं। आप ये देख लो कि अगर आपने अरिहंत का क्वेश्चन बैंक कर लिया, चैप्टर पूरा आता है या नहीं आता है, वो अगर आपने कर लिया, आपके नंबर फुल आउट ऑफ फुल है। ऐसे, हाँ, अरे वो सेम आया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आनंद राम जयपुरिया में 10th क्लास का पेपर हुआ, 12th क्लास का पेपर हुआ, मैथ्स का, फिजिक्स का, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार्कर हो रखा है। ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि अभी ये अक्टूबर का महीना बचा हुआ है, इस अक्टूबर के महीने में टीचर जो है वो बच्चों को रिवीजन करवाएंगे, उनके टेस्ट लेंगे, या नया रिसर्च करके नए क्वेश्चन बनाएंगे। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नए क्वेश्चन बनाए, उनके पास और बहुत सारे प्रेशर है। एक टीचर एक क्लास को नहीं देख रहा, बहुत सारी क्लासेस को देख रहा है। तो जिस तरह से आप लोगों के पास कम टाइम है ना, इनफैक्ट आप लोगों की तो इतना एक चीज बहुत अच्छी है आप लोगों के साथ, कि आप लोग मैथ्स और साइंस के सिलेबस में से एक बार निकल चुके हैं। अब आपके पास 1 महीना बचा हुआ है अक्टूबर का, इसमें आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है। और एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने के लिए ये देख लो, ये रखा हुआ है, ये साइंस का है,
ये क्वेश्चन बैंक है इसका अरिहंत का, और कोई इसकी बहुत ज्यादा कोई कीमत नहीं है, 100 रुपए का है बस। ठीक है, 100 रुपए का है, इसको ले लेना। और आप ये देख लो कि इसमें जो सबसे अच्छी चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं पहला चैप्टर देखता हूँ, इस मैटर अराउंड द स्फीयर, चक्कर आ जाते हैं ना इस चैप्टर को देख के, बहुत सारा कॉलॉइड, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये वो, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ठीक, अब आप ये देखिए इसमें केवल 19 पेज दे रखे हैं। एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको कि जब भी हम, मतलब एज अ स्टूडेंट जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, एज अ टीचर नहीं बता रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट जब हम किसी चैप्टर को खोल कर देखते हैं तो सबसे पहले ना हम उसके पेज पलटने लगते हैं, भाई जरा देख तो लूँ कितना है ये, है ना। तो वो बता रहा हूँ कि एक तो इसका साइज छोटा, एनसीईआरटी की बुक थोड़ी बड़ी है, इसका साइज छोटा, और 19 पेज हैं सिर्फ। 19 पेज में शुरुआत में तो इन्होंने थ्योरी समझा रखी है, थ्योरी की आपको टेंशन लेनी नहीं, नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं। उसके बाद आ जाइए जी इस सेक्शन में, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 60 क्वेश्चन तो इसमें दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, और उसके बाद रीजन एजर्शन वाले दे रखे हैं इन्होंने आगे 21, बस इतना है। उसके बाद ये देखिए हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है आगे, एक्सप्लेनेशन है, सबके आंसर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आपस में बातचीत करिए स्टूडेंट्स जितने भी हैं आप, लेकिन चुपचाप, वो बातचीत टीचर के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन बैंक है, उन टीचर्स के पास भी ये क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन बैंक आता है मार्केट में, मैं आते ही बता दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग हैं तो हम भी तो लगातार पब्लिशर से बात करते रहते हैं कि भाई पता करें किसका आ रहा है। जैसे अरिहंत है, अरिहंत का बहुत बढ़िया, एक मास्टरमाइंड का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मास्टरमाइंड में क्या, जैसे इसमें सिर्फ 60 और मतलब टोटल 81 क्वेश्चन है इसमें, इस मैटर अराउंड द स्फीयर में। और आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है ना, उसके बाद आप इसको लेकर बैठोगे, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ 1 या 2 घंटे में एक चैप्टर निपट जाएगा। ठीक, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। मैं अभी जैसे आपको रिवीजन करवाऊंगा, अब जैसे साइंस का रिवीजन करवाऊंगा तो एक एक करके चैप्टर का मैं फटाफट फटाफट रिवीजन करवाता चलूंगा। जिनके पास नोट्स बने हुए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनके पास नहीं है वो नोट्स मेरे से ले लेना। ठीक, 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप लिखने में टाइम बर्बाद करो। जिन्होंने शुरुआत से पढ़ा है मेरे पास, जिनके पास नोट्स बने हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है मेरे से ले लेना नोट्स। तो ये आपके चैप्टर हैं इस मैटर अराउंड द स्फीयर। तो आप ये देखो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल वाला चैप्टर है आपका, वो सिर्फ 18 पेज का दे रखा है। टिश्यूज भी 18 पेज का है। मोशन जो है वो 17 पेज का है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये है 15 पेज का है। और फिर 3 प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये जैसे इधर है, एक चीज तो ये है कि हमने पूरा चैप्टर में से सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए जितने भी इसमें क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि टीचर को टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है, वो क्या करेगा, इसमें 3 प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, वो एक प्रैक्टिस पेपर उठा के एज इट इज छाप देगा, बस उसको फोटो कॉपी करानी है, कुछ नहीं कराना। ये देखिए ये दे रखा है प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस पेपर 1। ठीक है, और इसके बाद फिर है प्रैक्टिस पेपर 2। ये हो गया, और फिर प्रैक्टिस पेपर 3। 3 प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। और इसके आंसर्स जो हैं, आंसर्स लास्ट में दे रखे हैं। ठीक है, आंसर्स इसके लास्ट। हाँ जी बताइए। सर मैथ्स की भी अरिहंत है? अरे मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी, एसएसटी की, हिंदी की, सारे सब्जेक्ट्स की है। ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कहीं से भी ले लो। ठीक है, कहीं से भी ले लो ओके ऑनलाइन। सर। हाँ, और ऑनलाइन भी जहां से चाहो वहां से ले लो, 100 रुपए की है, इस पर डिस्काउंट भी कितना देंगे वो, है ना। तो अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे 4-5 स्टूडेंट्स ने एक साथ बल्क में ऑर्डर कर दिया ना, तो बल्क में ऑर्डर करते हैं तो कुछ शायद शिपिंग चार्जेस वगैरह फ्री हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप ये ले लीजिए, और बड़ा बेनिफिट रहेगा इसका। इसका बड़ा बेनिफिट रहेगा, पूरा का पूरा आपकी तैयारी इसमें से हो जाएगी भाई। चैप्टर हम कर चुके हैं, रिवीजन में अब स्टार्ट करा दूंगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। मैथ्स में किस तरीके से करेंगे, मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी हम एक बार कर चुके हैं,
हमने 2 चैप्टर जो है वो टोटली एनसीईआरटी में से करे हैं, लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स। उसमें हमने आरडी नहीं उठाई, बाकी सारे चैप्टर्स हमने आरडी में से करे हैं। अब मुझे उसमें से कुछ नहीं करना, वो हम एक बार कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसके जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लेंगे। हर चैप्टर में 80 90 इतने क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। वो क्वेश्चन कर लो, बस हो जाएगा काम, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा बात को फैलाना मत। कई बार क्या होता है ना कि टीचर के कान तक पहुंच गए, अरे यार इनको तो पहले से ही पता चल जाता है कि पेपर क्या बन के आने वाला है। क्योंकि है क्या कि मार्केट में क्वेश्चन बैंक ही अवेलेबल है, कोई दूसरा है ही नहीं। नहीं तो ओसवाल का आता है, टुगेदर का आता है, तो वो लोग शायद या तो उन लोगों को राइटर नहीं मिल पा रहे हैं या जो भी है, क्योंकि इंस्टेंटली राइटर्स मिलते नहीं है। पब्लिशर भी क्या करता है, पब्लिशर भी कॉल करता है, उनके भी टच में अलग अलग टीचर्स होते हैं कि आप मेरे लिए क्वेश्चन बैंक बना दोगे, हाँ बना देंगे, ठीक है आप क्वेश्चन बैंक बना दो, इतना पैसा आपको दे दूंगा, इतना पैसा मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। तो उनके टीचर्स का पैनल होता है, अरिहंत वालों के टीचर्स का जो पैनल है वो बड़ा अच्छा है, इनका बड़ा अच्छा है, मास्टरमाइंड का अच्छा है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही किसी का भी, एक आता है शिवदास, शिवदास भी एक पब्लिशर है, तो शिवदास का भी क्वेश्चन बैंक आता है, लेकिन उसमें ना गलतियां बहुत है, उनके टीचर उतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनसे गलतियां होती रहती हैं। इनके अरिहंत वालों के अच्छे हैं, ठीक है। तो ये तो जिस बच्चे के पास भी ना हो तो ले लेना, बहुत इसका बेनिफिट रहेगा, ठीक है। चलिए जी बेटा, फिर आज इतना ही करते हैं, और कल का ऑफ रहेगा, नेक्स्ट क्लास आपकी परसों लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।